जरा सोचिए, एक भरा हुआ कमरा है, लोग आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, कोई अपनी कॉफी पी रहा है या शायद बस अपना फोन चेक कर रहा है। बिल्कुल। और तभी अचानक दरवाजा खुलता है। हाँ। और एक इंसान अंदर आता है। वो जोर से कुछ नहीं बोलता, कोई ध्यान खींचने वाली हरकत भी नहीं करता, लेकिन एकदम से पूरी कमरे की एनर्जी बदल जाती है ना। हाँ, वही तो। बातचीत की जो आवाज है वो थोड़ी धीमी हो जाती है। सबका ध्यान बरबस ही उस दरवाजे की तरफ खींच जाता है। मतलब इसे ही तो कहते हैं ऑरा। हाँ, एक ऐसी चुंबकीय उपस्थिति जो शब्दों की मोहताज नहीं होती। सही बात है। और इस तरह का जो प्रभाव होता है ना, वो अक्सर लोगों को बहुत रहस्यमयी लगता है। लोग इसे देखकर यही सोचते हैं कि ये तो कोई पैदाइशी खूबी है। मतलब या तो ये आपके अंदर होती है या नहीं होती। एकदम। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का मुख्य विषय है। आज हम मास्टरिंग ह्यूमन प्रेजेंस, द आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस एंड ऑरा नामक स्रोत सामग्री पर गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारा मिशन ये खोजना है कि ये जो प्रेजेंस है या ये जो अदृश्य ऊर्जा है, ये आखिर काम कैसे करती है, और क्या एक साधारण इंसान जो शायद खुद को बहुत शर्मीला या एवरेज मानता हो, वो इस ऑरा को अपने भीतर विकसित कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। और स्रोत सामग्री इस बात को बहुत ही ठोस तरीके से स्थापित करती है कि प्रेजेंस कोई जादू नहीं है। ये कुछ विशिष्ट मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आदतों का एक ऐसा ताना बाना है जिसे सच में कोई भी सीख सकता है। अच्छा, तो इस ताने बाने को समझने के लिए स्रोत में 3 तरह के लोगों का बड़ा ही सटीक जिक्र किया गया है। पहले वो जो कमरे में आते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता। हाँ, अदृश्य से। हाँ। दूसरे वो जिन्हें लोग देखते तो हैं लेकिन अगले ही पल भूल जाते हैं। और तीसरे वो जिनके सिर्फ एक झलक लोगों के जहन में हमेशा के लिए छप जाती है। बिल्कुल। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। मेरी नज़र में ये जो ह्यूमन प्रेजेंस है ना, ये बिल्कुल एक वाईफाई सिग्नल की तरह है। वाईफाई सिग्नल, ये दिलचस्प है ना? मतलब वाईफाई के सिग्नल को कोई अपनी आंखों से तो देख तो नहीं सकता, लेकिन जब कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है तो वो तुरंत महसूस हो जाता है कि हाँ, नेटवर्क आ रहा है। यह सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उस वाईफाई राउटर के आसपास का माहौल कैसा है। अच्छा। हाँ, जैसे मान लीजिए राउटर के आसपास कंक्रीट की मोटी दीवारें हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस है, तो वाईफाई का सिग्नल अपने आप कमजोर पड़ जाता है। हाँ, स्पीड कम हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही इंसान के दिमाग में चल रही जो उथल-पुथल है, उसका डर, उसकी चिंताएं, ये सब उस प्रेजेंस के सिग्नल को बाहर नहीं आने देती। स्रोत में इसका बहुत ही सशक्त उदाहरण दिया गया है नेल्सन मंडेला का। अरे वाह, मंडेला जी। जी, रॉबिन आइलैंड की उस छोटी सी कोठरी में 27 साल बिताना, मतलब ये किसी भी इंसान के दिमाग में कड़वाहट और नफरत की कंक्रीट की दीवारें खड़ी करने के लिए काफी है। हाँ यार, 27 साल का एकांतवास और इतना अन्याय, ये तो किसी भी आम इंसान को अंदर से पूरी तरह तोड़कर रख देगा। डिस्टर्बेंस नहीं था, मतलब कोई नॉइज नहीं थी अंदर। एकदम सही। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति और गहराई थी। दुनिया भर के बड़े बड़े नेता जब उनके सामने खड़े होते थे तो मंडेला का वो आंतरिक ठहराव, वो जो शांति थी, वो उन नेताओं को भी अपने प्रभाव में ले लेती थी। उनका सिग्नल इतना साफ था क्योंकि उन्होंने अपने अंदर के सारे शोर को खत्म कर दिया था। ये वाकई मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। उस शांति को इतने सालों तक बनाए रखना ही असली ऑरा है। बिल्कुल। और मंडेला के इसी ठहराव के पीछे के विज्ञान को स्रोत एक और कहानी से जोड़ता है। एक गांव के बुजुर्ग फकीर की कहानी है। अच्छा, फकीर की कहानी। हाँ, उस फकीर के पास न कोई पद था न कोई दौलत। फिर भी जो भी इंसान थका हारा उनके पास बैठता, उसकी सारी थकान पल भर में मिट जाती थी। ऐसा क्या करते थे वो? जब फकीर से इसका राज पूछा गया ना, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, जब कोई मेरे सामने होता है तो उस एक पल के लिए पूरी दुनिया में मेरे लिए सिर्फ वही इंसान सबसे जरूरी होता है। ओहो, यानी 100% उसी पल में उसी इंसान के साथ मौजूद रहना। अतीत की कोई बात नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं। बिल्कुल। और ये मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत शक्तिशाली है। जब कोई इंसान इस तरह से अपना पूरा फोकस किसी दूसरे पे डालता है तो सामने वाले का जो नर्वस सिस्टम है वो अपने आप रिलैक्स हो जाता है। वाकई? हाँ, उसे महसूस होता है कि वो सेफ है, उसे सुना जा रहा है। यही वो अदृश्य सिग्नल है जिसकी हम बात कर रहे थे। क्या बात है। तो अब जब हम समझ गए हैं कि प्रेजेंस वो वाईफाई सिग्नल है जो हमारे अंदर के ठहराव से पैदा होता है, तो सवाल ये उठता है कि इसे ब्रॉडकास्ट करने वाले एंटीना कौन से हैं? सही सवाल है। तो स्रोत सामग्री 3 मुख्य स्तंभों की बात करती है।
पहला फिजिकल यानी शरीर की भाषा, दूसरा मेंटल यानी आपका फोकस, और तीसरा एनर्जेटिक यानी जो वाइब इंसान छोड़ता है। यहां पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? क्योंकि इन तीनों स्तंभों को जो चीज थामे रखती है वो है सेल्फ अवेयरनेस या खुद की गहरी समझ। लेकिन मेरे मन में यहाँ एक सीधा सा पुशबैक आ रहा है। बताइए। आज की दुनिया में हम वैसे भी खुद को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहते हैं, तो क्या ये सेल्फ अवेयरनेस कहीं हमें मतलब ओवर थिंकिंग के जाल में तो नहीं फंसा देगी? ये बहुत आम शंका है। हाँ, क्योंकि इंसान हर वक्त यही सोचता रहेगा ना कि मेरे हाथ कहाँ है, मैं कैसा दिख रहा हूँ, क्या मैंने सही बात कही, तो वो प्रेजेंट कैसे रहेगा? बिल्कुल। और अक्सर लोग इन दोनों के बीच बुरी तरह उलझ जाते हैं। लेकिन स्रोत इन दोनों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींचता है। ओवर थिंकिंग जो है वो हमेशा डर से पैदा होती है। डर से? हाँ, ये डर कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये पूरी तरह से एक असुरक्षा की भावना है। लेकिन दूसरी तरफ जो सेल्फ अवेयरनेस है वो एक निष्पक्ष कैमरे की तरह काम करती है। अच्छा, बिना जजमेंट के? बिल्कुल बिना किसी जजमेंट के। वो सिर्फ सच्चाई दिखाती है। ये जानना कि खुद की ताकत क्या है, कमजोरी क्या है, और सबसे जरूरी बात, कोई अपने व्यवहार से दूसरों को कैसा महसूस करा रहा है। तो क्या इसका कोई व्यावहारिक उदाहरण है जिससे ये फर्क सुनने वालों को एकदम साफ हो सके? हाँ, ओपरा विन्फ्रे की यात्रा इस फर्क को बहुत ही खूबसूरती से समझाती है। उनका बचपन बहुत गरीबी और दर्दनाक हालात में बीता। हाँ, मैंने भी सुना है। तो अगर वो ओवर थिंकिंग का शिकार होती तो हमेशा खुद को एक पीड़ित की तरह ही देखती। वो हमेशा यही सोचती कि दुनिया उन्हें जज कर रही है। लेकिन उन्होंने एक बहुत ही गहरी सेल्फ अवेयरनेस विकसित की। वो कैसे काम आई उनके शो में? जब वो अपने टॉक शो में किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी आम इंसान के सामने बैठती थी ना, तो उन्हें पूरी तरह पता होता था कि उनकी अपनी भावनाएं क्या हैं और उनके पूछे गए सवाल सामने वाले पर क्या असर डाल रहे हैं। उनकी इसी अवेयरनेस ने एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाया जहां लोग कैमरे के सामने भी अपने सबसे गहरे राज खोल देते थे। सही बात है। यानी खुद के अंदर की जो हलचल है उसे जान लेना ताकि वो दूसरों के रास्ते में ना आए। एकदम सही। लेकिन यार, ये सेल्फ अवेयरनेस रातों रात तो नहीं आ जाती। इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाया कैसे जाए? कोई तरीका है? बिल्कुल है। इसके लिए स्रोत में एक बहुत ही प्रभावी 3 सवालों वाली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी गई है। अच्छा, क्या है वो सवाल? इसे हर रात सोने से पहले खुद से पूछना होता है। पहला सवाल, आज दिन भर में मैंने किन चीजों को बहुत अच्छी तरह से किया? ठीक है, अपनी तारीफ। हाँ। दूसरा सवाल, आज मुझसे कहाँ चूक हुई या मैंने कहाँ गलती की? और तीसरा और सबसे जरूरी सवाल, जो इस पूरी प्रेजेंस की जड़ है, आज मेरी वजह से लोगों ने कैसा महसूस किया? अरे वाह! अगर हम इस तीसरे सवाल के तंत्र को समझें, जब कोई लगातार हर रात ये सोचेगा कि उसने दूसरों को कैसा महसूस कराया, तो मुझे लगता है धीरे धीरे उसका दिमाग दिन के समय भी अलर्ट होने लगेगा। बिल्कुल यही होता है। मतलब बात करते समय ही एहसास हो जाएगा कि अरे, मेरे लहजे से शायद सामने वाला सहज हो रहा है। यही इस एक्सरसाइज का मुख्य उद्देश्य है। ये हमारे दिमाग की न्यूरल वायरिंग को ही बदल देती है। बस 1 हफ्ते के अंदर ही इंसान का दिमाग डिफेंसिव मुद्रा से बाहर आ जाता है और एक ऑब्जर्वर या साक्षी की तरह काम करने लगता है। ये वाकई एक बहुत ही ठोस और लागू करने योग्य तरीका है। तो चलिए, अब जब अंदर का ये वाईफाई राउटर साफ हो गया, तो वो ऊर्जा शरीर के जरिए बाहर कैसे आती है? हाँ, ये अगला कदम है। यहीं पर हमारी मूक भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज और सुनने की कला की एंट्री होती है। श्रोता का ये आंकड़ा वाकई चौंकाता है कि किसी भी बातचीत में 55%, जी हाँ, 55% कम्युनिकेशन सिर्फ हमारी बॉडी लैंग्वेज से होता है। बिल्कुल। शब्दों की अहमियत सिर्फ 7% है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं, तो किसी से बात करना और अपनी बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना एक डांस की तरह है। ये डांस वाली बात ना इस पूरे कॉन्सेप्ट का एकदम सटीक निचोड़ है ना? क्योंकि अगर कोई बात करते समय जल्दी जल्दी पैर हिला रहा है या बार बार फोन की स्क्रीन को देख रहा है या फिर उसने अपने हाथ सीने पर कसकर बांध रखे हैं, तो ये ऐसा है जैसे वो उस डांस में दूसरे इंसान के पैरों पर बार बार चढ़ रहा है। एकदम सही। पूरी रिदम टूट जाती है और सामने वाले का दिमाग तुरंत एक रेड फ्लैग या खतरे का सिग्नल पकड़ लेता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। सही कहा। और इस रिदम को परफेक्शन तक पहुंचाने का सबसे शानदार ऐतिहासिक उदाहरण अब्राहम लिंकन का है। हाँ। लिंकन जब भी किसी से मिलते थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा बहुत खुली होती थी। उनके हाथ आराम की स्थिति में होते थे, उनका पोस्चर सीधा लेकिन एकदम रिलैक्स्ड होता था।
अच्छा। लेकिन स्रोत जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर देता है वो है उनका आई कांटेक्ट। बताया जाता है कि लिंकन बात करते समय 70 से 80% समय सामने वाले की आंखों में गहराई से देखते थे। 80%? हाँ, और इसी वजह से उनसे मिलने वाला एक आम नागरिक भी खुद को बहुत महत्वपूर्ण महसूस करने लगता था। आजकल जब हम बात करते हुए बीच बीच में फोन पर नोटिफिकेशन चेक करने के इतने आदी हो चुके हैं, तो किसी की आंखों में 80% समय तक देखना, मतलब सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला है, इंटिमिडेटिंग भी लग सकता है। हाँ, लग सकता है। तो इस आई कांटेक्ट को एक आक्रामक घूरने में बदलने से कैसे रोका जाए? अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें तो ये घूरना तब लगता है जब आंखों में कोई भाव न हो या फिर इंसान अपनी कोई बात साबित करने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, डोमिनेट करने की कोशिश। बिल्कुल। लेकिन जब आंखों में सामने वाले के लिए एक सच्ची जिज्ञासा होती है, एक जिसे हम सॉफ्ट गेज कहते हैं, तो वो आक्रामक नहीं बल्कि बेहद स्वागत करने वाला लगता है। और ये सिर्फ देखने तक सीमित नहीं है, ये असल में सुनने की कला से भी बहुत गहराई से जुड़ा है। सुनने की कला? जिसे अक्सर लोग कमजोरी या सिर्फ चुप रहने से जोड़ लेते हैं। डेल कार्नेगी ने इस धारणा को पूरी तरह तोड़ दिया था। स्रोत में एक राजा और किसान की जो कहानी दी गई है ना, वो इसका सबसे गहरा मनोविज्ञान समझाती है। क्या है वो कहानी? एक किसान बहुत बड़ी समस्या लेकर राजा के दरबार में आया। राजा ने उसे बैठने को कहा और फिर बिना एक भी शब्द बोले, बिना कोई टोक टाक किए, सिर्फ उसकी आंखों में देखते हुए उसकी पूरी बात सुनी। जब किसान अपनी बात खत्म करके वापस जाने लगा तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। हैरान करने वाली बात यह थी कि राजा ने उसकी समस्या का कोई समाधान दिया ही नहीं था। एक मिनट, यही वो पॉइंट है जिस पे मैं थोड़ा रुकना चाहूंगा। राजा ने समस्या तो सुलझाई नहीं। बिल्कुल नहीं। तो किसान खुश कैसे हो गया भाई? मतलब क्या सिर्फ सुनने से सच में कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत ये नहीं है कि कोई उसकी समस्या सुलझा दे। तो फिर क्या है? उसकी सबसे बड़ी जरूरत है ये महसूस करना कि उसे देखा जा रहा है, उसका जो वजूद है वो मायने रखता है। जब राजा ने अपना 100% ध्यान उस किसान को दिया तो उसने उस किसान के होने को मान्यता दे दी। अच्छा, एक वैलिडेशन दे दिया। हाँ, आज की दुनिया में जहां सब लोग सिर्फ अपनी बात कहने के लिए उतावले रहते हैं, वहां अगर कोई ऐसा मिल जाए जो सच में सुन रहा हो तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। ये एक बेहद शक्तिशाली चुंबक है जो लोगों को आपकी प्रेजेंस का कायल बना देता है। ये बहुत ही गहरी बात है। समाधान से ज्यादा वैलिडेशन की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ इस पूरे सिद्धांत में मुझे एक बड़ा पेच नजर आ रहा है। क्या पेच? हमने बात की खुले पोस्चर की, आई कांटेक्ट की और ध्यान से सुनने की। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी किताब से पढ़कर इन तीनों चीजों की एकदम परफेक्ट नकल करता है, लेकिन अंदर से वो बहुत चिड़चिड़ा या परेशान है। तो क्या वो प्रेजेंस काम करेगी? क्योंकि हमने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज एकदम सही होती है, लेकिन फिर भी उनके आसपास एक अजीब सा बनावटीपन महसूस होता है। ये बहुत अच्छा सवाल है। वो बनावटीपन इसलिए महसूस होता है क्योंकि हमारा अवचेतन मन यानी हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो नकली और असली ऊर्जा के बीच का फर्क सेकंड के 100वें हिस्से में पकड़ लेता है। क्या बात कर रहे हैं, इतने जल्दी? बिल्कुल। ये तब होता है जब इंसान अपनी ऑथेंटिसिटी या अपनी असली पहचान में नहीं होता। स्रोत बास्केटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी कोबे ब्रायंट का उदाहरण देकर इसे बहुत अच्छे से समझाता है। कोबे ब्रायंट? हाँ, कोबे ने कभी भी माइकल जॉर्डन या किसी और लेजेंड की हूबहू नकल करने की कोशिश नहीं की। उनका ऑरा उनके अपने जुनून और उनके असली रूप से पैदा हुआ था। सही बात है। अगर कोई दूसरों की नकल करके अपना ऑरा बनाने की कोशिश करता है तो ये ऐसा है जैसे कोई किसी और के नजर के चश्मे पहन ले। बिल्कुल सटीक एनालॉजी है ना? शुरुआत में उसे लग सकता है कि वो बहुत स्मार्ट या दूसरों से अलग दिख रहा है, लेकिन हकीकत में उसका अपना विजन, उसका खुद का नजरिया ही धुंधला हो जाएगा। वो हर कदम पे लड़खड़ाएगा। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, हम आखिर ऐसा करते ही क्यों हैं? हाँ, क्यों करते हैं? हम किसी और का चश्मा क्यों पहनना चाहते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अपनी इनर पीस, अपनी आंतरिक शांति खो चुके हैं। जब अंदर शांति नहीं होती, एक बेचैनी होती है, तो इंसान को लगता है कि कोई बाहरी मुखौटा शायद उसे बचा लेगा। तो फिर इस बेचैनी को दूर करके वो शांति वापस कैसे लाई जाए, जो ऑथेंटिक होने के लिए बहुत जरूरी है? रोमन फिलोसोफर एपिक्टेटस का जीवन इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जी। वो जीवन की शुरुआत में एक गुलाम थे। अच्छा। जी।
उनके पास कोई स्वतंत्रता नहीं थी, कोई अधिकार नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी प्रेजेंस इतनी ताकतवर थी कि रोम के बड़े बड़े विचारक भी उन्हें सुनने आते थे। एक गुलाम को सुनने कैसे? एपिक्टेटस ने अपनी शांति एक बहुत ही सरल सिद्धांत से हासिल की थी। उन्होंने कहा था, सिर्फ उस चीज पर अपनी ऊर्जा लगाओ जो तुम्हारे नियंत्रण में है, और जो नियंत्रण से बाहर है उसे छोड़ दो। उन्होंने दुनिया के शोर को अपने अंदर घुसने ही नहीं दिया। ये सिद्धांत सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करना ये थोड़ा मुश्किल है। इसी मुश्किल को आसान करने के लिए स्रोत एक माइंडफुलनेस एक्सरसाइज का सुझाव देता है। बहुत सरल है। रोज सुबह सिर्फ 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठना है और अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के अंदर जाने और बाहर आने पर केंद्रित करना है। सच कहूं तो जब भी कोई सांसों पर ध्यान लगाने की कोशिश करता है तो शुरुआती कुछ सेकंड तो बहुत अच्छे गुजरते हैं। हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन उसके तुरंत बाद दिमाग में कल की मीटिंग्स, ईमेल्स और घर के काम घूमने लगते हैं। क्या स्रोत ये बताता है कि इस शोर को पार करके वो असली शांति कैसे हासिल की जाए? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है कि ध्यान लगाने का मतलब दिमाग को एकदम खाली कर देना है। अच्छा, तो क्या करना है? जब विचार आते हैं ना, तो उनसे लड़ना नहीं है। स्रोत का कहना है कि प्रेजेंस का मतलब है उन विचारों को आते और जाते हुए बस देखना, बिना किसी जजमेंट के। जब इंसान ऐसा लगातार करता है तो वो अपने विचारों का गुलाम नहीं रहता। मतलब वो साक्षी भाव में आ जाता है। बिल्कुल, वो शांत होना सीख जाता है, और जब कोई अंदर से शांत होता है तभी उसका सबसे असली और ऑथेंटिक रूप दुनिया के सामने आता है। तो अब तक के विश्लेषण में हमने जो तस्वीर बनाई है उसमें एक शांत दिमाग है, एक अवेयरनेस है, खुली बॉडी लैंग्वेज है और एक ऑथेंटिक ऊर्जा है। जी। जब इंसान यहाँ तक पहुँच जाता है तो वो व्यक्तिगत तौर पर बहुत प्रभावशाली बन जाता है, लेकिन समाज में या किसी लीडरशिप रोल में एक कमांडिंग प्रेजेंस दर्ज करने के लिए इस ऊर्जा को एक दिशा देनी होती है। एकदम सही। यहीं पर स्रोत अपने आखिरी और सबसे ऊंचे स्तर की बात करता है, एम्पैथी यानी सहानुभूति और पर्पस यानी मकसद। बिल्कुल। ये दोनों तत्व उस प्रेजेंस को सिर्फ एक आकर्षण से निकालकर एक प्रेरणा में बदल देते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत ही प्रैक्टिकल पुशबैक देना होगा। बताइए। आज की इस तेज तर्रार, फास्ट पेस्ड कॉर्पोरेट दुनिया में जहाँ गलाकाट प्रतिस्पर्धा है, क्या एम्पैथी या सहानुभूति दिखाना किसी इंसान को कमजोर नहीं बनाता? ये बहुत लोग सोचते हैं, है ना? अगर कोई मैनेजर अपने एम्प्लॉयज के साथ बहुत ज्यादा एम्पैथी दिखाता है तो सुनने वालों को लग सकता है कि लोग उस बात का फायदा उठाएंगे। क्या ये प्रेजेंस को कमजोर करने वाली बात नहीं है? ये पुशबैक बहुत ही आम है, क्योंकि लोग एम्पैथी को बाउंड्रीलेस सबमिशन या बिना किसी सीमा के दूसरों के सामने झुक जाने से जोड़ लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोत सामग्री इस भ्रम को पूरी तरह दूर करती है। एम्पैथी का मतलब सामने वाले की हर समस्या को अपने कंधों पर उठाना या उसकी हर गलत बात मान लेना बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या है? एम्पैथी का सीधा सा अर्थ है बस ये पूछना, अगर मैं उस व्यक्ति की जगह होता और उन हालातों से गुजर रहा होता तो मुझे कैसा महसूस होता। मदर टेरेसा का उदाहरण इस एम्पैथी की ताकत को बखूबी दिखाता है। उनके पास दुनिया की कोई बड़ी दौलत या राजनीतिक सत्ता नहीं थी। सही बात है। लेकिन जब वो किसी बेसहारा व्यक्ति का हाथ पकड़ती थी ना, तो उस स्पर्श में एक इतनी गहरी एम्पैथी होती थी कि वो व्यक्ति खुद को दुनिया में सबसे सुरक्षित महसूस करता था। ये कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी मानवीय ताकत है। क्योंकि ये लोगों को आपसे भावनात्मक स्तर पर जोड़ देती है। बिल्कुल जी, ये नजरिया वाकई इस पूरे कॉन्सेप्ट को बदल देता है। मतलब एम्पैथी का मतलब समस्या सुलझाना या झुकना नहीं है, बस अगले इंसान की भावनाओं को वैलिडेशन देना है। जी। और पर्पस, वो इस प्रेजेंस के इंजन को कैसे चलाता है? पर्पस या जो एक बड़ा मकसद है, वो उस ऊर्जा को एक लेजर बीम की तरह केंद्रित कर देता है। बिना पर्पस के ऑरा सिर्फ एक खाली चमक है जो ज्यादा दिन नहीं टिकती। इसका कोई उदाहरण है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण इसका सबसे बेहतरीन प्रमाण है। अरे वाह! जब कलाम साहब किसी स्टेज पर आते थे तो उनका कोई बहुत डोमिनेटिंग या आक्रामक पोस्चर नहीं होता था। हाँ, वो तो बहुत ही सौम्य स्वभाव के थे। बिल्कुल। लेकिन उनकी आंखों में, उनके चलने के तरीके में एक ऐसा मकसद झलकता था जो उनसे बहुत बड़ा था। देश को आगे बढ़ाना, युवाओं को नई राह दिखाना। जब इंसान अपने अहंकार को भूलकर किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है ना, तो लोग उसकी उस ऊर्जा को तुरंत महसूस कर लेते हैं और उसकी ओर बस खिंचे चले आते हैं। क्या बात है!
तो अगर हम इस पूरे मास्टर क्लास या इस गहन विश्लेषण को एक विचार में समेटें, तो सबसे बड़ा जो सोच का बदलाव है वो ये है कि दुनिया इस बात को बहुत जल्दी भूल जाती है कि आपने क्या शानदार बातें कहीं। सही कहा। दुनिया यहां तक भूल जाती है कि आपने क्या बड़े काम किए, लेकिन इंसान का दिमाग ये कभी नहीं भूलता कि आपने उसे कैसा महसूस कराया। एकदम सही बात है। यही ह्यूमन प्रेजेंस का अंतिम और सबसे गहरा सच है। दूसरों को ये महसूस कराना कि उनका होना मायने रखता है। और इसे हासिल करने का फॉर्मूला किसी रहस्यमयी जादू की किताब में नहीं लिखा है। ये शुरू होता है सेल्फ अवेयरनेस से, बॉडी लैंग्वेज को खुला रखने से, ध्यान से सुनने से, अंदर की शांति से और अंत में एक बड़े मकसद से। जी। तो मेरी सलाह यही होगी कि इस पूरे पहाड़ को एक साथ चढ़ने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आज सिर्फ किसी एक छोटी सी चीज को चुनें। शायद वो किसी की बात को बीच में बिना काटे पूरी तरह से सुनना हो, या बात करते समय थोड़ा सा आई कांटेक्ट बढ़ाना हो। और शुरुआत में ये छोटी सी कोशिश भी सामने वाले के व्यवहार में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। बिल्कुल ला सकती है। लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में स्रोत सामग्री से थोड़ा आगे बढ़कर मेरे दिमाग में एक और विचार आ रहा है। बताइए। हमने बात की फिजिकल प्रेजेंस की, जो एक ही कमरे में लोगों पर गहरा असर छोड़ती है। पर आज हम एक डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो हमारी डिजिटल प्रेजेंस का क्या? जब हम रिमोट वर्क कर रहे हैं, जहां जूम कॉल्स पर कैमरे अक्सर बंद होते हैं, या जब हम हजारों मील दूर बैठकर सिर्फ एक ईमेल लिख रहे होते हैं, तब ये ऑरा, ये एम्पैथी और ये ऊर्जा स्क्रीन के पार कैसे महसूस कराई जा सकती है? ये आज के समय का सबसे प्रासंगिक सवाल है, क्योंकि ऊर्जा वहां भी प्रवाहित होती है, बस जो माध्यम है वो बदल जाता है। शब्दों का चुनाव, रिप्लाई करने का तरीका और डिजिटल कम्युनिकेशन में हमारी ऑथेंटिसिटी, ये अपने आप में प्रेजेंस का एक बिल्कुल नया आयाम है, जिस पर आगे चलकर जरूर गहराई से सोचना चाहिए। प्रेजेंस लोगों के जहन में मौजूद होना है, चाहे आप भौतिक रूप से वहां हों या ना हो। तो इस विचार को सुनने वालों के लिए छोड़कर हम आज का ये गहन विश्लेषण यहीं समाप्त करते हैं। गहराई से सोचते रहिए और अपनी उपस्थिति से अपने आसपास की दुनिया को रोशन करते रहिए।